पढ़ेंगे जी। तो पहली कड़ी समीर वानखेड़े है, तो दूसरी कड़ी जो है एसएन प्रधान जो कि एनसीबी के डायरेक्टर जनरल है वो हैं, फिर आप पहुंचेंगे अमित शाह पे, फिर आप पहुंचेंगे मोदी जी पे, फिर आप पहुंचेंगे पूरी भारतीय जनता पार्टी पे, फिर पहुंचेंगे आरएसएस पे। यानी ये सारे के सारे लोग जो है इस समय बिल्कुल नंगे हो गए हैं आर्यन खान के मामले में। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम आपको वो ख़बरें और ख़बरों के अंदर की ख़बरें पहुंचाते हैं जो आमतौर पर आपको दूसरे माध्यमों से नहीं मिलती। अभी जिस तरह से देश भर में बड़ी ख़बरें आ रही हैं उनमें आर्यन खान का केस अभी दबा नहीं है। अभी एनसीबी के बारे में बहुत कुछ चर्चा हो रही है, समीर वानखेड़े के बारे में भी चर्चा बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा योगी जी ने दिवाली के मौके पर अयोध्या में 9 लाख दिए जलाने का काम किया है, जो एक तरह से उन्होंने एक रिकॉर्ड कायम करने की कोशिश की है। 12 लाख दिए जलाने का प्लान था लेकिन 9 लाख जल सके चूँकि वहाँ शायद जगह नहीं थी। इसके अलावा निज़ामुद्दीन से जो दरगाह है दिल्ली में, जहाँ हिंदू मुसलमान सभी धर्मों के लोग जाते हैं, वहाँ से बहुत ही दिलचस्प किस्म की तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें दिवाली के मौके पर दिए जलाए गए हैं और भाईचारे का पैगाम दिया गया है। इसके अलावा तेल की कीमतों में कमी आई है। पेट्रोल और डीजल की कीमतें सरकार ने कम की हैं, एक्साइज ड्यूटी कम की है। तो ये सारी खबरें, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ आज ख़ास मेहमान हैं रविंद्र कुमार जी, जो राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष हैं और बहुत ही अपने सटीक और बेबाक जवाबों के लिए जाने जाते हैं। आप लोग उन्हें पसंद करते हैं। रविंद्र कुमार जी, वेलकम है। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने समय दिया। आप ये बताइए कि आखिर ये किस तरह से करवट ले रहा है ये आर्यन खान वाला मामला जो है, उसमें समीर वानखेड़े, कभी उन पर चर्चा कुछ ज़्यादा होती है, कभी कम हो जाती है, कभी कुछ और इश्यूज़ को सामने लाया जाता है। इस सब में क्या कुछ है, क्या देख रहे हैं आप? सबसे बड़ी बात यह है कि इस सारे मामले में एक पुराना एक फिल्मी गीत था, जवानी जाने मन हसीन दिलरुबा, मिले जो दिल यहाँ तो प्यार हो गया। अच्छा। और शिकारी खुद यहाँ शिकार हो गया। शिकार हो गया। तो जो ये शिकार करने के लिए निकले थे समीर वानखेड़े जी, अब लगता है वो शिकार खुद हो गए, खुद फंस गए उसमें, खुद फंस गए। और खुद इस तरह फंस गए कि उन्होंने अपनी बेइज्जती तो कराई, एनसीबी की भी बेइज्जती करा दी। नहीं, आपके हिसाब से तो वो मोदी जी और अमित शाह जी का आदमी है, वो तो उनकी भी बेइज्जती हुई ना। नहीं, वो तो भारत सरकार की बेइज्जती है। लेकिन ये है कि जैसे आप एक कड़ी से कड़ी पकड़ेंगे जी, तो पहली कड़ी समीर वानखेड़े है, तो दूसरी कड़ी जो है एसएन प्रधान जो कि एनसीबी के डायरेक्टर जनरल है वो हैं, फिर आप पहुंचेंगे अमित शाह पे, फिर आप पहुंचेंगे मोदी जी पे, फिर आप पहुंचेंगे पूरी भारतीय जनता पार्टी पे, फिर पहुंचेंगे आरएसएस पे। यानी ये सारे के सारे लोग जो है इस समय बिल्कुल नंगे हो गए हैं आर्यन खान के मामले में। क्योंकि आप देखिए कि जो नया गवाह आया है सैम डिसूजा, वो एनसीबी के दफ्तर में भी बैठा था, एनसीबी की सारी हरकतें भी वो देख रहा था, और उसने तो सारा मामले को एक तरह से उसका पर्दाफाशी कर दिया कि पहली बात ये है कि आर्यन खान के पास कोई ड्रग नहीं था। हम आर्यन खान को 3 दिन से पीछा कर रहे थे, हम ये ढूंढ रहे थे वो कहाँ जाएगा, और जब ये पता चला कि एक सेलिब्रिटी जो है वो क्रूज पर जा रहा है तो वो आर्यन खान था। इसका मतलब आर्यन खान को जैसे जो पकड़ करते हैं यूपी बिहार में बोलते हैं पकड़ करना, जो किडनैपिंग का धंधा करते हैं रैंसम के लिए, वो भी निगाह रखते हैं पहले, जिसे भारत सरकार की एजेंसियां कहती है ना कि हमने जाकर रेकी की, लोगों ने रेकी की, तो ये भी आर्यन खान की रेकी कर रहे थे। नहीं, वो एजेंसियां तो कभी कभी बिल्कुल खुली इन्फॉर्मेशन को भी कहते हैं हमने बड़ा सीक्रेट मेहनत करके हमने ये इन्फॉर्मेशन हासिल की। ऐसा होता है ना, अपनी बात को जब तक आप बढ़ा चढ़ा के नहीं कहोगे, अपना ढोल तो खुद बजाना पड़ता है, दूसरा तो बजाएगा नहीं। सही। तो अपना ढोल बजाओगे तो दुनिया को पता चलेगा। तो बारात भी इसीलिए निकलती है, शादी तो 2 आदमी को करनी है, औरत और आदमी को चुपचाप जाके कर ले, लेकिन मोहल्ले को ना पता चले तो फिर फायदा क्या। इसलिए जश्न भी होता है, ढोल भी बजता है, नगाड़े भी बजते हैं, घोड़ा भी आता है, डोली भी जाती है, लोग खाते पीते भी हैं, जश्न करते हैं। तो आर्यन खान के मामले में जो एनसीबी है वो आर्यन खान का पीछा कर रही थी और वो बड़ी पकड़ के कब्जे में थी, और उन्होंने पहले तय कर रखा था कि इसे पकड़ाएंगे तो 25 करोड़ रुपये वसूलेंगे। अब 25 करोड़ वसूलेंगे तो आप देखेंगे प्रभाकर सेले ने पहली बार सच बोल दिया कि कैसे ये काम हो रहा था, कैसे जो है इस सारे मामले में जो है किरण गोसावी शामिल था,
और किरण गोसावी के संबंध जो हैं वो समीर वानखेड़े से ऐसे ही हैं जैसे कि आप समझिए कप और प्लेट के होते हैं। अच्छा, एक साथ एक कप और प्लेट साथ होंगे तभी चाय पी सकते हैं आप। जी 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 जी। तो अब जो है प्रभाकर ने कहा कि हमें जो है पूजा ददनानी ने जो है 50 लाख रुपए एक किस्त जो है वो परेल में दी, और परेल से लेकर मैंने जो है वो ले आकर जो है किरण गोसावी को दी। किरण गोसावी के कहने पर जो उसने पैकेट दिया वो मैंने जाकर जो है सैम डिसूजा को दिया, और सैम डिसूजा ने गिन के कहा कि 38 लाख रुपए हैं, और 38 लाख रुपए है। उसके बाद जो है वो उसका रोल ख़त्म हो गया। उसके बाद जो है अब सैम डिसूजा ने आकर ये बात बताई है कि मुझे 38 लाख रुपए मिले थे, लेकिन हम काम इसलिए नहीं कर पा रहे थे क्योंकि जब आर्यन खान को गिरफ्तार किया गया तो अति उत्साह में किरण गोसावी ने और मनीष भानुशाली ने अपनी फ़ोटोआँ डाल दी, व्हाट्सएप पे डाल दी, फेसबुक पे डाल दी, सोशल मीडिया पे डाल दी, और उससे राज खुल गया कि आर्यन खान नाम का आदमी पकड़ा गया है। और आर्यन खान पकड़ा गया रात को कब दिखाया इन्होंने? 12:30 बजे, और 12:30 बजे दिखाया। और जो सैम डिसूजा कह रहा है कि किरण गोसावी और जो मनीष भानुशाली है उन्होंने जिन जिन लोगों को पकड़ा, मुनमुन को पकड़ा, मर्चेंट अरबाज को पकड़ा, आर्यन खान को पकड़ा, तो उनके पास जो बरामदगी दिखाई है हीरोइन की, चरस की और सारी नारकोटिक्स आइटम की, वो सारी की सारी जो है समीर वानखेड़े के केबिन में उनके पास से बरामद दिखाई है। यानी इसका मतलब यह है कि एनसीबी के दफ्तर में इलीगल ड्रग्स रखी जाती हैं, वो इलीगल ड्रग्स का धंधा करते हैं, उनके रिकॉर्ड में उसकी कोई एंट्री नहीं है। और इसका मतलब ये समझिए कि समीर वानखेड़े अगर आज के समय में मैं कहूँ तो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा ड्रग माफिया है। मुझे इस मौके पे एक बात याद आ रही है। एक ये जो टेररिस्ट वाले केस होते हैं, एक दिल्ली की ही एक अदालत का वाकया है कि वो विस्फोटक बताया गया, एक कट्टा भर करके ला करके रखा गया। आप तो वकील हैं, आपने भी ऐसे बहुत से वाकयात सुने होंगे। जज को उस कट्टे पर जो है वो शक हुआ, वो उठ करके जा करके देखने लगा, तो उस पर एक तो ये कि वो एक्सप्लोजिव नहीं था, दूसरे ये कि उस पर सील लगी हुई थी जो कई साल पुरानी थी। तो ये इस तरह से एजेंसियां अपने तरीके से रखती हैं। जो बात आप कह रहे हैं कि उनके पास रहती हैं, मेरा दावा है आज भी आप किसी भी थाने के किसी भी पूरे के पूरे स्टाफ की अगर अचानक जांच कर लें, सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का कोई जज अचानक जांच कर लें, उसमें इतना खतरनाक असला आपको रखा हुआ मिलेगा जो ये अभियुक्तों पर प्लांट करते हैं। अभियुक्तों के ऐसा नहीं मिलेगा। हर आईओ की मैं कहता हूं अलमारी में आपको एक कट्टा जरूर मिलेगा, गोली जरूर मिलेगी, छुरा जरूर मिलेगा। ये इसलिए रखते हैं कि स्टॉक में रहे ताकि जब कोई आए दबोचे और दिखा दीजिए इस पर बरामद हुआ। तो ये बहुत बड़ी बात है। और देखिए, अगर ऐसे सबूतों की बुनियाद पर बेगुनाहों को गुनाहगार साबित करने का काम किया जाता है तो वो एक तरह से पुलिस की मशीनरी का मिसयूज है। और जजों को अदालत, जज को भी पता होता है, ये मत सोचिए कि जज को नहीं पता, जज इतना बोला नहीं होता। अच्छा, हर आदमी को पता होता है। बच्चा बता देगा मेरा बाप क्या करता है। तो यानी अदालत को भी मिसलीड अदालत मिसलीड नहीं होती है, अदालत इसमें शरीक जुर्म होती है। अच्छा, आप ये मत सोचिए कि अदालत के जज बड़े भोले और शरीफ होते हैं, ये बहुत बड़ी, सब नहीं जानते। जी। मैं आपको बताऊं कि पालम एयरपोर्ट पे एक बार एक आदमी को पकड़ा गया, और ये कहा गया कि गुवाहाटी से आया था और हमने से पकड़ लिया। पकड़ के बाद उसको पेश कर दिया। पेश करने के बाद क्या हुआ कि जब उसे पेश किया तो हमारे एक एनडी पंचोली जी हैं जो उन्होंने टेररिस्टों के कई केस लड़े हैं, तो उन्होंने मुझे कहा रविंदर ऐसी बात है। तो मेरे पास एक जो है इंडियन एयरलाइंस का मैनेजर था, वो बैठा था, तो वो बात सुन रहा था। तो उसने कहा कि फ्लाइट कहाँ से आने की बात हो रही है। हमने कहा जी गुवाहाटी से दिल्ली आने की। तो उसने कहा एयर इंडिया की फलानी फ्लाइट तो आज आई नहीं, और जो फ्लाइट वहाँ से उड़ी नहीं और दिल्ली आई नहीं उसका बोर्डिंग पास जो था पुलिस के पास था, और उसका बोर्डिंग पास उन्होंने अदालत में पेश कर दिया। और उसके बाद इसी बात पर वो आदमी जो था अदालत से बाइज्जत बरी हुआ, क्योंकि उसे जो पकड़ दिखा रहे थे कि यहाँ से हमने से पकड़ा, वहाँ वो सारी कहानी जो फर्जी थी, क्योंकि वो उनके कब्जे में कई बार था, तो पहले से था। ये बहुत ही इस किस्म के बहुत सी और चीज़ें हो सकती हैं। क्योंकि वकील हैं आप और कुछ तजर्बे अदालतों से मैंने भी बहुत कुछ सीखा है, समझा है। जब ये पकड़ा गया तो सबसे पहले एसएन प्रधान, जो कि डीजी हैं एनसीबी के, उनका इंटरव्यू आया चैनलों पे। उन्होंने कहा कि हाई सी पर क्रूज था, वहां से हमने लोगों को पकड़ा, और पूरी खबरें ये आ रही हैं कि जो क्रूज था वो तो मुंबई जो पोर्ट है वहां से हिला भी नहीं,
तो इसका मतलब इसने उसको गलत खबर दी अपने डीजी को और डीजी की बेइज्जती कराई। हाई सी का मतलब ये होता है कि किनारे से काफी दूर समंदर के उस इलाके में जहां बड़े जहाज घूमते जो हमारे हर देश की जो इंटरनेशनल बॉर्डर होता है वो होता है 20 नॉटिकल, जो हम समुद्र की दूरी को नापते हैं 20 नॉटिकल तक आपकी जो है हमारी सीमा कहलाती है। उसके बाद का जो एरिया होता है वो हाई सी बोला जाता है, जो इंटरनेशनल वाटर, इंटरनेशनल में हम वाटर एरिया कहते हैं। वहां पर कह रहा है पकड़ा गया और जो है वो हिला भी नहीं। तो इसका मतलब समीर वानखेड़े ने अपने डीजी को भी झूठ बोला और डीजी ने बयान दिया। तो डीजी को इतनी अकल नहीं है अभी भी कि भाई इस आदमी ने मुझसे झूठ बोला, कम से कम मैं फंसूंगा तो मैं एक्शन लूं। वो भी पट्टा जो है आराम से बैठा हुआ है, यानी कि उन्हें सबको यकीन है कि हमारे खिलाफ कुछ नहीं होने वाला। नहीं, ऐसा होता है जब भी आप क्राइम करते हैं ना, क्राइम करने वाला आदमी जो है विद इम्प्यूनिटी करता है। थानेदार क्राइम इसलिए करता है क्योंकि उसे पता है कि एफआईआर तो मुझे ही लिखनी है, मेरा कोई क्या बिगाड़ लेगा। जैसे वो एक कहावत है ना, सैया भाई कोतवाल, तो डर काहेगा। अगर किसी औरत को ये यकीन हो कि मेरा खसम जो है वो कोतवाल है शहर का, तो मेरा कोई क्या बिगाड़ लेगा, क्योंकि फैसला तो सही करना है। सही। तो इसलिए जो है हिंदुस्तान में ये सारी एजेंसियां, एनसीबी वगैरह, मैं कहूँगा सबसे बड़ी सेवा अगर किसी आदमी ने किया है तो वो दो लोगों ने किया है। एक तो जो है प्रभाकर सेले ने किया है और एक जो है ये सैम डिसूजा ने किया है। इनको नागरिकों को बुलाकर सम्मान करना चाहिए कि अगर ये दोनों सच नहीं बोलते तो एनसीबी की पोल नहीं खुलती। समीर वानखेड़े जो कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा ड्रग लॉर्ड है, उसकी पोल नहीं खुलती। एनसीबी का जो चीफ है डीजी जो एसएन प्रधान है वो झूठ बोल रहा है, उसकी पोल नहीं खुलती। तो इसलिए मैं अपने राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चे की तरफ से कह सकता हूं कि हम इन दोनों को बुलाकर इनका सम्मान करेंगे, इनको धनराशि देंगे और इनके पोस्टर छपवाएंगे कि ये आदमी है जो पूरे दबाव और पूरी जान खतरे में होने के बावजूद इन्होंने सच बोला और सच की इन्होंने रक्षा। आज के ऐसे वक्त में जब सच बोलना बहुत मुश्किल हो गया है तो ये सच बोलने पर भी लोगों को सम्मान करेंगे, हम सम्मान करेंगे। आप सम्मान करेंगे, मैं समझता हूं पूरा देश उनका सम्मान करे तो बहुत अच्छी बात है। अब चलते हैं अयोध्या की तरफ, जहां पिछले दिनों खबर ये आई थी कि राम मंदिर का जो निर्माण हो रहा है उसमें पिलर्स धंस रहे हैं और रेतीली जमीन, वो बनेगा नहीं कभी, वो वास्तु का दोष है। मैं पहले भी घोषणा कर चुका हूं, अभी भी कह रहा हूं ये कभी राम मंदिर जिस तरह बनाना चाहते हैं नहीं बन सकता। देखिए ये तो फिर तो बीजेपी जो है वो यही कहती रहेगी कि बनाएंगे और वो जो काम अभी तक नहीं हुआ, जो काम इस साल जो है जनवरी में हो जाना चाहिए था, जनवरी 2021 में, वो आप देखिए अब जो है नवंबर आ गया है। नवंबर तक पूरा नहीं हुआ। प्लेटफॉर्म जो थे पहले कहते थे 13 प्लेटफॉर्म बनाएंगे 1 मीटर के, फिर हुआ 42 बनाएंगे, फिर कहेंगे 45 बनाएंगे। अभी तक वो नहीं बने क्योंकि उसकी जो वास्तु है वो गलत है। हाँ, तो ये उसमें और भी बहुत सी चीज़ें जिस पे फिर कभी चर्चा होगी। लेकिन इस वक्त दिवाली के मौके पर योगी जी ने जो एक ख़ास पहचान के साथ शायद वो दिल्ली के ताज तक आने के ख्वाब देख रहे हैं, ये 9 लाख दियों की क्या कहानी है? हिंदुत्व बल्कि हिंदुइज्म, हिंदू सनातन धर्म बल्कि कहा जाए, उसके हिसाब से क्या कुछ ये 9 लाख का कोई ख़ास फिगर है? क्या कुछ है? क्यों ये, चूँकि हम जानना चाहते हैं, देश जानना चाहता है कि ये आखिर ये इतनी बड़ी तादाद में दिए एक जगह जला करके आखिर बीजेपी क्या कुछ करना चाह रही थी? देखिए, बीजेपी हिंदू धर्म की जड़ में मट्ठा डाल रही है, हिंदू धर्म को पूरा बर्बाद और ख़त्म कर रही है। वो इसलिए कि मेरे से हमारी एक लक्ष्मी है, वो बड़े अजीब सी बात उसने मुझे की, कहती है कि दिवाली जो होती है उस पर लक्ष्मी और गणेश की पूजा करते हैं, राम जी की तो कोई पूजा करता नहीं। आपने देखा होगा घर पे भी लाकर गणेश लक्ष्मी लाते हैं, उनकी पूजा करते हैं, सतिया लगाते हैं, उनको भोग लगाते हैं। किसी घर में आपने नहीं देखा होगा राम लक्ष्मण सीता या राम दरवाजे पर उसकी पूजा की जाए। जी जी जी। तो राम की पूजा नहीं होती। राम के बारे में किद्वंती है कि राम जो है दीपावली के दिन अयोध्या लौटे थे, इसलिए लोगों ने दिए जलाए थे। लेकिन अगर आप तुलसीदास के रामायण पढ़ेंगे तो वो महीना जो है अप्रैल का निकलता है। अच्छा, राम जो है अप्रैल में आए थे अयोध्या, लेकिन इन्होंने राम मंदिर को हर जगह घुसड़ देते हैं। बच्चे के जन्मदिन पे भी मैं कई बार गया तो बच्चा केक काट रहा है, वो बोलेंगे जय श्री राम। मैंने कहा भाई जय श्री राम क्या हो रहा है? फेरे हो रहे हैं वहां पर, वो कह रहे हैं जी जय श्री राम। अरे मैंने कहा इसे तो अपनी बीवी को छोड़ दिया था, तुम इसे इनकी शादी तो होने दो, क्यों चाहते हो कि ये औरत जो है सीता की तरह दुख पाए? तो वो मेरी शक्ल देखने लगे। तो अब आप जो समझो कि ये जो है हिंदू धर्म का ही मट्ठा डाल रहे हैं, हर जगह इनको जय श्री राम के अलावा कुछ नजर नहीं आता और ये समझते हैं मंदिर बन जाएगा तो हम जो है पूरी दुनिया पे राज करेंगे। अच्छा, वैसे भी देखिए, जहाँ तक मुसलमानों के टकराव की बात थी या मुसलमानों से नफरत की बात थी, अयोध्या में जब मुकदमा ख़त्म हो गया, मुसलमान एक साइड हो गए। अब कहीं कोई उस तरह का कोई टकराव तो रहा नहीं।
तो अब जय श्री राम या राम मंदिर की बात बार बार करके अब मुसलमान तो किसी तरह से प्रोवोक तो होता नहीं है। तो वो ये है, आप समझिए, मैं हमेशा कहता हूँ 1988 में हिंदुस्तान और चीन की अगर आप तुलना करें तो हिंदुस्तान चीन से आगे था हर चीज़ में, वो अपनी अर्थव्यवस्था में, लोगों को हर चीज़ आय देने में, हर चीज़ में। 1988 में हमारे और चीन के रास्ते अलग अलग हो गए। चीन ने कहा हमें जो है आर्थिक तरक्की करनी है और हमारी पॉलिटिकल लीडर्स ने कहा कि हमें राम मंदिर बनाना है। राम मंदिर बनाने का असर ये हुआ कि आप देखिए 32 साल में हम चीन से पीछे चले गए हैं। हमारा ये हाल हो गया है कि इंटरनेशनल जो हंगर इंडेक्स है उसमें हम 101 नंबर पे हैं। हमसे पीछे कौन कौन है आप देखेंगे कि अफगानिस्तान हमसे पीछे है, हमसे पीछे कौन सा है, नाइजीरिया है, इथोपिया है, वो देश पीछे है हमसे, यानी पाकिस्तान आ गया है जिनका नाम भी नहीं लिया जाता था किसी जमाने में। नहीं, जो दुनिया के सबसे बर्बाद देश हैं हम आज उसमें हैं। जी, यानी चीन हम तो बात छोड़ दिए, पाकिस्तान हमसे हंगर स्ट्राइक में आ गया है, नेपाल आ गया है, बांग्लादेश आ गया है। यानी हम जो है भुखमरे लोगों की, भुक्कड़ लोगों के देश में आ गए हैं। और आपने जो बात कही कि 9 लाख दिए जला दिए, अगर आप 9 लाख दिए की बात करें तो आप देखिए कि जो टेंडर दिया है उत्तर प्रदेश सरकार ने वो 12 लाख दियों का दिया है। हर दिए में जो है 200 ग्राम अगर सरसों का तेल डाला गया तो अगर आप इसकी अगर कंपैरिजन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि 1,80,000 किलो सरसों का तेल इस्तेमाल किया गया। और 1,80,000 किलो सरसों का तेल इस्तेमाल करने का नतीजा क्या हुआ, क्योंकि हवा थी, जगह कम थी, 12 लाख दिए लग नहीं सकते थे, तो थोड़ी देर में वो दिए बुझ गए। और दिए बुझने के बाद क्या हुआ, वो तेल कहाँ गया, या तो कुछ लोग अपने घर ले गए कि घर पे अपने जो है अपना नहाने में इस्तेमाल करेंगे, खाने में इस्तेमाल करेंगे, और बाकी कम से कम 1,50,000 किलो जो तेल है वो सरयू नदी में बह गया। और सरयू नदी के सारे पानी को पॉल्यूटेड कर दिया। और पॉल्यूटेड करने का मतलब उसकी सारी मछलियां, उसकी सारी बायोडाइवर्सिटी खत्म कर दी। पूरी नदी को सरकार ने अपने पैसे से जनता के हित की बात बताकर जो है नष्ट कर दिया। और आपको याद होगा कि दिल्ली में श्री रविशंकर जी ने एक जमुना के किनारे एक वो किया था और उसमें उन पे जुर्माना हुआ था 10 करोड़ रुपए का। उसमें प्रधानमंत्री जी भी गए थे। प्रधानमंत्री जी गए थे और इसीलिए गए थे कि जैसे बहुत बड़ा काम हो रहा है, लेकिन उसका जुर्माना क्या हुआ कि तुमने हमारी जमुना नदी की बायोडाइवर्सिटी को खत्म किया है, उसके पानी को पॉल्यूटेड किया है, 10 करोड़ रुपए दो। तो अगर एनजीटी जिंदा है तो एनजीटी को चाहिए कि वो जो है कहे कि तुमने जो है 1.5 लाख किलो सरसों का तेल सरयू में डाला है तो तुम्हारे ऊपर जुर्माना लगना चाहिए। और कम से कम उत्तर प्रदेश सरकार पर 1,000 करोड़ का जुर्माना होना चाहिए इसको साफ करने के लिए। जैसे आप देखते हैं कि ऑयल टैंकर अगर स्पिल हो जाता है समुद्र में तो उसके पानी को साफ करने में कितनी दिक्कत होती है। इन्होंने पूरी नदी का पानी पॉल्यूटेड कर दिया, इन पे 1,000 करोड़ रुपए का जुर्माना होना चाहिए। और एनजीटी को इनको धमकी देनी चाहिए कि आगे से तुम ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं करोगे। यानी घर में आप अगर चाय बनाते हैं तो वो कहेंगे जी वाटर प्यूरिफायर लगाओ, आप जो है अपना वेस्ट मैनेजमेंट करो, तब आप अपनी दुकान चला सकते हैं, क्योंकि आप जो है नाले में या गंदे नाले में वो डाल रहे हैं नाली में। और इसने, इस आदमी ने, आप देखिए 1.5 लाख किलो सरसों का तेल, उसकी कीमत तो छोड़ जाइए, उसको जो है खराब कर दिया और नदी खराब कर दी। और कह रहे हैं जी हमने बड़ा काम किया और हमने जो है वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। भाई वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या बना दिया तुमने? वर्ल्ड रिकॉर्ड होता है कि तो पूरी दुनिया में या तो दिए जल रहे हो तो कहो जी हमने सबसे ज्यादा जला दिए। एक घोड़ा दौड़ रहा है, वही घोड़ा कहे जी मैं फर्स्ट आ गया। वो घोड़ा लंगड़ा हो, टूटी हुई उसकी टांग हो, या वो मिट्टी का हो, या वो कंगना रानावत वाला हो जिसकी टांग ही ना हो, वो भी फर्स्ट आ जाएगा। तो ये जो है एक तरह से समझते हैं कि देश के लोग मूर्ख हैं, उनकी अकल नहीं है। और वो जो है बेवकूफ़ी में जो योगी जी करेंगे वो आप समझिए योगी जी का बैंड बज गया है। अगर ये सारी बात जनता सोच ले कि तुम्हारे खाने की चीज को इस आदमी ने अपनी वाहवाही के लिए जो है नदी में बहा दिया है, नदी को पॉल्यूशन कर दिया है, तो मैं कहूँगा सरयू को श्राप मिला हुआ है कि सरयू में भगवान राम ने, लक्ष्मण ने, भरत ने, सब ने जो है आत्महत्या की थी। इधर सरयू में कोई हिंदू जो है नहाता नहीं है। कहा जाता है सरयू में अगर नहाओगे तो आप नरकगामी होगे। तो इसने तो सरयू इसको अब फिर जो है श्राप दे रही होगी। और इसीलिए आप देखिए पिछले साल इसने दिए जलाए, इस बार दिए जलाए, और इसीलिए उत्तर प्रदेश की हालत जो है एक साल में ये हो गई कि 5 लाख लोग तो जो है नदियों के किनारे पर और जगह पर जो है उनकी लाशें जो है इनको जो है कब्र बनानी पड़ी। बहुत और इतने लोग मर गए। बहुत ही तकलीफ दे वो तस्वीरें। और अभी जो नेशनल इंडेक्स दिया नीति आयोग ने, यूपी जो है सबसे पिछड़ा राज्य हो गया। अरे सब उसे तो वो कह रहे हैं कि पूरा देश यूपी जैसा बना देंगे। तो वही वाली बात है, वो बंगाल में भी तो जाके क्या क्या आया था कि पूरे बंगाल में यूपी जैसी कानून व्यवस्था कर देंगे। तो बंगाल के लोगों ने इनको जो है जूते मार के बाहर निकाल दिया, कहा कि तुम अपने घर जाओ, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। तो ये इस तेजी से हर चीज में नाकाम होते हुए नजर आ रहे हैं। सरसों के तेल की कीमत कुछ ही महीने में दुगनी से ज्यादा हो गई। बिल्कुल, जो 100 रुपए के आसपास मिलता था अब 200 रुपए प्लस मिल रहा है।
तो वो भी 900 ग्राम, वो भी 900 ग्राम, हाँ, 1 किलो नहीं होता। जी 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 जी। तो अब अभी भारत सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम की हैं। ये ऐसा लग रहा था जैसे बहुत बड़ा काम कर रहे हैं और दिवाली पर पूरे देश को तोहफा दे दिया है, और वो तोहफा ऐसा है कि शायद आप संभाल ना सकें। इसकी कहानी क्या कुछ है? कहानी कुछ नहीं है। आप देखिए, पिछले साल जो है जब कोरोना का डिक्लेरेशन हो रहा था तो 22 तारीख को संसद का आखिरी दिन था, और संसद में आखिरी दिन में सरकार ने एक कानून चुपचाप पास कर दिया कि हम जो है ऑयल के एक्साइज ड्यूटी जो है वो 10 रुपये बढ़ाएंगे। 10 रुपये बढ़ाएंगे, बड़ी नहीं थी उस समय। दिल्ली में 82 रुपये लीटर जो है पेट्रोल मिलता था और 76 रुपये लीटर जो है डीजल मिलता था। अब गवर्नमेंट ने कोरोना काल का सबसे बड़ा इस्तेमाल क्या किया, 10 रुपये बढ़ा दिए। और इस साल का जो बजट पेश किया उसमें कहा चुपचाप कि हम 15 रुपये एक्साइज बढ़ाएंगे। तो सरकार ने, आप देखिए, पिछले साल मार्च से लेकर इस साल तक 25 रुपए की एक्साइज बढ़ा दी। अब आप देखेंगे जो लोग रोज पेट्रोल भरवाते हैं अपनी गाड़ी में कि 1 अक्टूबर से 3 नवंबर तक सरकार ने दिल्ली में 8 रुपये और पूरे देश में 8 रुपये टैक्स बढ़ा दिया। अब उस 8 रुपये को वो कहते थे ऑयल कंपनियां बढ़ा रही हैं, इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ रहा है। अरे भाई, बढ़ा तुम रहे हो, 25 रुपये तुमने बढ़ा दिए तो वो तो लोगों से ही तो वसूल रहे हो तुम। अब सरकार जो है, जब ये इन्होंने चुनाव हुए, जैसे हिमाचल में हुए, तो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार की जमानत जब्त हो गई। कोई सोच नहीं सकता। बिल्कुल। एक जगह दूसरी जगह चुनाव हुए, वहां बीजेपी के कैंडिडेट को 300 वोट मिले। 300 वोट यानी 1.5% वोट मिले। 300 वोट तो बिल्कुल पार्टी का नाम, जो निर्दलीय खड़े होते हैं गली मोहल्ले में, जो शोधाबाजी करते हैं, वो खड़े हो जाते हैं, वो पा लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब इनको पता चला कि हमारी दुकान बंद हो रही है, हमें जनता जो है जूते मारने के लिए तैयार है, हमें जो है वोट नहीं मिलेंगे, हमारी जमानत जब्त हो जाएगी। प्रशांत किशोर ने जरूर कहा कि बीजेपी को 30% वोट मिलेगा। हालत ये हो गई, बीजेपी को 3% वोट मिल रहा है। तो 3% से इनकी जो है एक तरह से समझिए चूल्हे हिल गई। और चूल्हे हिलने का मतलब ये हुआ, इन्होंने तुरंत आगन फागन में कहा कि हम जो है 5 रुपये कम कर रहे हैं। अरे भाई, बढ़ा तुम रहे हो, बढ़ा तुमने बार बार बढ़ा के जो है जनता से पैसे वसूले। और ये मत समझो कि 5 रुपये की राहत है। एक दिन राहत दी, अगले दिन फिर 35 पैसे फिर बढ़ा दिए। और एक वो रामदेव होते था, वो कहता था 35 रुपये पेट्रोल मिलेगा। जी जी, यही उसने कहा। जी बिल्कुल बिल्कुल। और आप देखेंगे कई बार से मैं देख रहा हूँ कि जो पैसे बढ़ते हैं वो 35 पैसे बढ़ते हैं। अच्छा, जैसे 35 का कोई मंत्र इन्होंने पढ़ लिया है कि 35 रुपए लीटर आपको पेट्रोल नहीं दिया, लेकिन 35 पैसे हर रोज बढ़ा देते हैं। और वो रामदेव जो है मुंह छिपाए घूमता है कि जी मैं क्या करूं। तो आप समझिए पूरी की पूरी जो ये नाटक मंडली है, भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी नहीं है, एक नाटक मंडली है। इसमें पीछे से मोहन भागवत जी होंगे, आरएसएस के लोग होंगे, वो ताली बजाते हैं। तो ये पार्टी जो है देश को बर्बाद करने के कगार पर ले आई है, देश को बर्बाद कर दिया है। और मैं कहता हूं कि अगली बार इनका जीतना मुश्किल है, लेकिन आगे इनके बाद जो सरकार आएगी उसके लिए चलना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि ये खजाना खाली क्या, खजाने की वो जो तिजोरी होती है ना, वो भी इन्होंने बेच दी है टाटा और बिरला को। तो बेच बाज के जो है कहेंगे अब अपने खजाने को। बिल्कुल, जो आपने बताया ना नाटक मंडली, राकेश टिकैत तो ये कहते हैं कि साहब ये तो बीजेपी की सरकार ही नहीं है, ये तो कंपनी की सरकार है, अडानी अंबानी। हाँ, वही अडानी अंबानी की सरकार है, अडानी अंबानी चला रहे हैं। और सबसे मजे की बात यह है, 6 महीने से देश में अडानी के दर्शन नहीं हुए। अडानी हिंदुस्तान में नहीं है। और मुकेश अंबानी कह रहा है मैं अपना पूरा जो है घर जो है लंदन में जाके रहूंगा। जो अंटालिया उसने बनाया वो भी एक दिन बिक जाएगा। तो वो भी भागने की तैयारी कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं? भागने की क्या, उनकी अगर आप बैलेंस शीट देखेंगे हर कंपनी की, तो एसेट वर्थ है उनकी, और जो उनके पास कर्जा है, एसेट इतनी है, कर्जा आता है। तो एनसीएलटी एक्ट जो आया है, जो ये एक्ट आया है दिवालियापन का, उसमें सीधा है अगर कंपनी की 3 महीने की बैलेंस शीट में अगर नेगेटिव रिजल्ट आता है कि कंपनी के एसेट कम है, लायबिलिटी ज्यादा है, तो तुरंत वो कंपनी अपने आप ऑटोमेटिकल रूट से एनसीएलटी में चली जाती है। तो आपको शायद पता नहीं है कि इन्होंने जो है कोरोना के टाइम में वो 6 महीने का जो टाइम बढ़ाकर 1.5 साल कर दिया, ताकि ये कंपनियां रुकी रहें। और सारी फाइनेंशियल कंपनियों का दिवाला निकल गया, लेकिन उसमें कर रखा है कि वो जो है जो ये दिवालियापन का कानून है वो किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में लागू नहीं होगा। उन्हें बचाने का फिर भी जिस दिन वो लागू हो गया तो समझो आपको पता चलेगा रिजर्व बैंक का भी दिवाला जो है बस निकला ही हुआ है। अभी जैसे स्टेट बैंक का एक आपने इतना बड़ा देखा, प्रदीप चौधरी पकड़ा गया, तो वो जो है उसने स्टेट बैंक का चेयरमैन रहते हुए खुद 200 करोड़ रुपए के होटल को नीलाम करवा दिया एआरसी से, एडलवाइस से। और जब नीलाम हो गया तो नौकरी छोड़ने के बाद वो जिस कंपनी ने होटल खरीदा उसका ही डायरेक्टर बन गया। तो जिसका वो था मेवाड़ के जिस राजा का था, उसने 2015 से मुकदमा डाला है और उसको उठाकर जो है वहाँ की जोधपुर की अदालत ने बंद कर दिया।
अब जब वो बंद हो गया तो भारत सरकार और सारे बैंकर जो है वो चीख रहे हैं कि ये तो बड़ा गलत हो गया, बड़ा गलत हो गया। यानी चोरी और सीनाजोरी करो और सरकार कहे हाँ जी भाई तुमने बहुत बढ़िया काम किया। तो ये सरकार जो चोरों और लुटेरों की है और जनता को लूट रही है। जनता जाग रही है, जनता जागने से ये भाग रहे हैं और भागने के बाद भी जनता इनको छोड़ेगी नहीं, पकड़ पकड़ के जो है हिंदुस्तान लाएगी। ये बहुत बड़ी बात कही। और मैं आपको वो कंपनी वाली सरकार की बात आखिर में बता दूं कि कंपनी जो यंग लोग हैं जिन्होंने हिस्ट्री कम पढ़ी है, वो ईस्ट इंडिया कंपनी जो अंग्रेज़ों की आई थी हिंदुस्तान को ग़ुलाम बनाने के लिए, बिल्कुल तकरीबन उसी तरह से वो कंपेयर करते हैं। राकेश टिकैत जी वो ये कहते हैं कि ये बीजेपी की सरकार नहीं है, ये कंपनी की सरकार है। और जब वो कंपनी की सरकार कहते हैं तो अडानी अंबानी के बारे में कहते हैं और उनके बारे में आप कह रहे हैं कि वो भागने की तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल तैयारी है, तैयार है। जब ये सब कुछ लूट करके भाग जाएंगे तो यहाँ क्या बचेगा? हम आप क्या करेंगे? सिर्फ ये चर्चाएं करते रह जाएंगे या क्या कुछ होगा? नहीं, उसके लिए घंटा लगा दिया है। हाँ। अयोध्या में घंटा लगेगा, वो बजाएंगे सारे लोग। अच्छा, लेकिन एक घंटे पे कितने लोग बजाएंगे, क्या होगा? ये भी एक देखिए, आप आरबीआई वाले, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अफसर की बात कही, ये पॉलिटिकल लोग कहाँ जाएंगे जब सरकार गिर चुकेगी? इनका क्या हाल होगा? ये बिल्कुल आखिर में एक जरा थोड़ा सा बता। ये सब तिहाड़ में जाएंगे, मैं पहले भी घोषणा कर चुका हूँ। तिहाड़ तो पहले ही ज्यादा ओवर पॉपुलेटेड, नहीं बनानी पड़ेगी एक्सटेंशन, एक वीआईपी तिहाड़ बन जाएगी। चलिए, तो बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र कुमार जी, आप हमेशा बहुत ही बेबाक अंदाज में अपनी बात रखते हैं। आर्यन खान वाले केस में क्या कुछ हो रहा है वो आपने आप बताया। योगी जी ने अयोध्या में दिए जला कर के क्या कुछ नुकसान किया देश का और पर्यावरण का, वो आपने बताया। तेल की कीमत किस तरह से कम की गई, कम दिखाई गई, जो बढ़ाते रहे खामोशी से, उसमें से कुछ कम करके शायद इलेक्शन के बाद, हारने के बाद जो इस तरह का फैसला लिया गया, ये अहम बात है। और ख़ास तौर पर आखिर में बताया कि भाजपा पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, नाटक मंडली है। और आपने कहा कि वो जेलों में जाना पड़ेगा इन लोगों को। बहरहाल आने वाला वक्त बताएगा। हमें आपको सभी को आंखें खुली रखनी है और देश की भलाई के लिए फैसले लेने हैं। आने वाले वक्त में इलेक्शन होंगे, हमारे आपके बीच में फैसला लेने की ताकत होगी, उसे हम सही से इस्तेमाल करें। बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र कुमार जी, आपने हमें वक्त दिया। इसी के साथ मैं लेता हूँ इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।